एक अफसोसनाक पहलू है कि एक नुमाया सहाफ़ी को अफ्रीकी मुल्क कीनिया में नामालूम हालात में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। और ये सहाफ़ी अपने मुल्क में नहीं रह सकता था क्योंकि इसके सहाफ़ती मौक़िफ़ के बायस इसको खतरात लाहक थे। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में ऊंचे दर्जे पर है जिनको सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक करार दिया गया है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तशद्दुद का सामना है और माजी करीब में कई सहाफ़ियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े हैं। सियासी और समाजी सतह पर तेजी के साथ बढ़ते हुए तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के नुमाया खदोखाल में मुखालफाना राय या तनकीद को ना बर्दाश्त करने की लातदाद मिसालें हमारे सामने हैं। और जहां ना सिर्फ नापसंदीदा सहाफ़ियों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि दबाव डालकर इन्हें मुलाजमतों से बर्खास्त भी करवाया गया। कातलाना हमले करवाए गए, हत्ता के बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने दो मारूफ सहाफ़ियों को निजी तकरीबात में अपने हाथों से ज़दोकोब किया। न वफाकी वज़ीर से किसी ने बाज़ पुरस की, ना ही तशद्दुद के शिकार सहाफ़ियों से माजरत की गई। उसको तप्पड़ मार के ना बेहतरीन काम किया है। रेटिंग के लिए आप कह रहे हैं कि मेरी तो मैंने उसे कहा ना तुम्हारा अपना को घर बार है। तेजी के साथ अदम बर्दाश्त के शिकार होते हुए समाज में नापसंदीदा सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर गलीज़ गालियां दी जाती हैं और बाज़ औक़ात सियासी पार्टियों के अरकान ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा करते हैं और बेशर्मी के साथ इन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं बल्कि खुश होने वालों की नुमायां तादाद नजर आती है। जहां तक सहाफ़ी अरशद शरीफ की अंदोहनाक मौत का मामला है, इस हवाले से शफाफ तहकीकात की जरूरत है क्योंकि कत्ल एक ऐसे मुल्क में हुआ है जहां पहले ही बहुत ज्यादा शोरश है और इस मुल्क को जराइम पेशा अनासर एक हब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ फौरी नताइज का बेहतरीन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को करार दिया गया है, इसलिए अरशद शरीफ का बेरहमाना कत्ल भी सोशल मीडिया ट्रायल की जद में है और कभी इम्कान है कि इस कत्ल की असूली तहकीकात से पहले ही हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सी सूदमंद तहकीकात हो चुकी होंगी और सियासी फ़वायद के लिए अरशद शरीफ की मौत को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका होगा। अगर अरशद शरीफ के कत्ल के मुहर्रकात को सामने रखा जाए तो बहुत सी बुनियादी चीजों को बारीक बीनी के साथ परखना होगा। मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ को पाकिस्तान में क्यों खतरात लाहक थे, इसको उजरत में और खास तौर पर छुप कर क्यों पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान से निकलकर अरशद शरीफ ने पूरी आज़ादी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपने ख्यालात और नजरियात बयान करता रहा। क्या ये मुनासिब नहीं था कि वो इस दौरान वो हकाइक भी सामने लाता जिनकी बुनियाद पर इसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? लेकिन इस मौजू पर मरहूम अरशद शरीफ बिल्कुल खामोश रहे। वो सियासी रहनुमा जो आज अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ जाने का मशवरा देने का इतराफ कर रहे हैं, जब वो बिलातकान हर मौजू पर बेतहाशा बोलते हैं, वो ही बता देते कि अरशद शरीफ को किसने पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था, स्टैंड लेने वाला था। अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था ना डरा सकता था। इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है। ये भी अभी तक मालूम नहीं हो सका कि मरहूम अरशद शरीफ के कीनिया में मेजबान कौन थे और इस वाक़े के बाद अभी तक इनकी तरफ से खामोशी क्यों है। अब जबकि बहुत ज्यादा अफवाहें और इल्जामात जन्म ले चुके हैं तो सरकारी सतह पर एक तहकीकाती कमेटी कायम की जा चुकी है। इस किस्म की तहकीकाती कमेटी या कमीशन की सिफारिशात कब आएंगी, इन्हें कौन तस्लीम करेगा और इसकी सिफारिशात पर अमल होगा कि नहीं, इस बारे में हमारा माजी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा ताबनाक नहीं। काबिल तशवीश बात यह है कि अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी फ़वायद के लिए इस्तेमाल किए जाने की तरफ इशारे किए जा रहे हैं और ISPR इस हवाले से एक इंतबाही बयान भी जारी कर चुकी है। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है।
ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا, کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ, وہ کیسے گئے, اس دوران کہاں پہ رہے, اور what were the circumstances leading to this incident. کوئی نہ کوئی جواز بنا کر at the end of the day الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے. جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں, ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی. اگر ارشد شریف کے قتل میں پاکستان کے مخصوص حالات سے تعلق رکھنے والے محرکات شامل ہیں تو یہ اور بھی زیادہ تشویشناک ہوگا, لیکن ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے تحقیقات کا انتظار کیا جانا چاہیے. اطلاعات یہی ہیں کہ کینیا اور پاکستان کی حکومتیں اس واقعے کے بارے میں شفاف تحقیقات پر متفق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے متحرک صحافتی اداروں اور خاص طور پر صحافتی تنظیموں کو بھی اس موقع پر اس پہلو پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صحافت بہت جلد جانبداری اور مخالفت کا روپ دھار لیتی ہے اور صحافت کی ڈھیلی ڈالی شناخت کے ساتھ باقاعدہ شراکت داری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شناخت کے طور پر صحافت کا استعمال کیا جاتا ہے اور مقاصد کے حصول کے لیے فائدہ مند سیاسی پارٹیوں, ریئل اسٹیٹ ٹائکونز, بڑے تجارتی و کاروباری اداروں, شخصیات اور بڑے بڑے عہدیداروں کی صاف صاف ترجمانی کی جاتی ہے. حالات جب مفادات کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو رعایت یا بچاؤ کے لیے صحافتی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. دنیا میں کہیں بھی صحافت اتنی آسانی کے ساتھ استعمال ہونے والا پیشہ نہیں جتنا ہمارے ہاں بنتا جا رہا ہے. یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.